Hello all, till now you have studied about the different forms of vectors. You studied about the different types, for example the graphical method of vector representation. Then you saw a very important method of vector representation, that is the analytical method. एनालिटिकल मेथड में किस तरीके से आप रिजल्टेंट निकालते हो यानी मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी निकालते हो और किस तरीके से मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी निकालते हो, एंगल विथ वन ऑफ द वेक्टर्स रिजल्टेंट का tan अल्फ़ा वाला फॉर्मूला, ये आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। ये वाला जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत सारे क्वेश्चंस वेक्टर्स के इस एनालिटिकल टाइप पे आते हैं। उसके अंदर आपको स्पेशल केसेस भी दिए गए हैं, किस तरीके से जब दोनों वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला सिंपल हो जाता है 2a cos थीटा बाई 2 एंड दोज मेनी केसेस दैट यू वुड हैव डिराइव्ड इन द वीडियो। Only drawback of this method, that is the analytical method, is that this method cannot be used for more than two vectors. तो जब भी दो वेक्टर्स आते हैं तो ये वाला मेथड जो है ये सबसे अच्छा मेथड है, एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के हमको आंसर मिल जाता है, इसीलिए इस मेथड का नाम जो है वो एनालिटिकल मेथड है। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म इज़ अ बिट कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म बिकॉज अ वेक्टर हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यानी आई कैप जे कैप के कैप। तो पहले तो वेक्टर को उठा के आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में लेके जाते हो और वहाँ पे उस वेक्टर को आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो और फिर फाइनली जब आंसर निकालना होता है मैग्नीट्यूड, तो मैंने आपको सिखाया था कि किस तरीके से वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला जाता है, किस तरीके से वेक्टर का एंगल यानी डायरेक्शन निकाला जाता है इन द कार्टेशियन फॉर्म। तो ये सब चीज़ें बेसिक आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। अगर इतनी चीज़ें आप एकदम अच्छे से समझ चुके हैं और आपने उन सभी चीज़ों को अच्छे से नोट्स बना के रखा है तो उन नोट्स को एक बार अच्छे से पूरा का पूरा रिवाइज करके मेरे साथ आप ये प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करो। इस एक्सरसाइज में मैंने मैक्सिमम जो टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं उनको कवर करने का ट्राई किया। इस एक्सरसाइज में इन क्वेश्चंस में आप सीखोगे कि किस तरीके से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे उस क्वेश्चन के लिए, ग्राफिकल लगेगा, एनालिटिकल लगेगा या कार्टेशियन सिस्टम लगेगा, दैट विल बी डिसाइडेड लुकिंग एट द क्वेश्चन। सो लेट अस स्टार्ट एंड ट्राई टू सॉल्व ईच क्वेश्चन वन बाय वन। नाउ बिफोर आई स्टार्ट आई होप you are very clear that you are going to pause the video, try to solve it on your own and then check the answer with what I have done on the board. So let us start one by one and let's see the first question. A vector A is given as 2i cap plus 4j cap minus 4k cap. Then the unit vector in the direction of A is given as. अब हमको यूनिट वेक्टर निकालना है, इसके लिए आपको यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन याद रखना पड़ेगा। तो वो है a कैप विच इज़ इक्वल टू वेक्टर A अपॉन मॉड ऑफ A। याद करिए ये डेफिनेशन है। वेक्टर A क्या है? तो वेक्टर A है 2 4 माइनस 4 होल डिवाइडेड बाय। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो 3D में पढ़ चुके हैं मैग्नीट्यूड निकालने का मेथड। तो कुछ इस तरीके से वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। तो हमें मिलेगा 2 4 माइनस 4 अपॉन रूट के अंदर क्या आएगा? तो देखो 16 और 16 32 प्लस 4 36 का रूट होता है 6, यानी आंसर है अगर आप 2 को अंदर दे दो तो 1 2 माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई 3, यानी बेसिकली द आंसर इज आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप होल डिवाइडेड बाई 3। देखो इस वेक्टर को आप ऐसे भी लिख सकते थे 1/3 कॉमा 2/3 कॉमा माइनस 2/3। दिस इज द वेक्टर। आप देखो यूनिट वेक्टर है, कैसे पता है? इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। इसका मैग्नीट्यूड निकालो तो देखो 1/9 प्लस 4/9 प्लस 4/9 यानी 9/9 9/9 होता है 1 का रूट होता है 1, यानी यूनिट वेक्टर हो गया ना। तो इस तरीके से यूनिट वेक्टर निकालना होता है। इनमें से ऑप्शन कोई भी मैच नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन में थोड़ा एरर है, इधर आप 2 लगा दो, इधर भी 2 लगा दो। आई थिंक द आंसर विल बी डी। येस यू कैन सी द आंसर इज डी। प्लीज चेंज द ऑप्शन डी टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप होल डिवाइड बाई 3। देयर इज अ स्लाइट एरर इन द क्वेश्चन बट दिस इज द मेथड दैट यू आर गोइंग टू यूज in order to find the unit vector. Let's move further. Vector A makes equal angles with x-axis, y-axis and z-axis. Value of its components in term of magnitude of A will be. अब हमें बोला गया है जो वेक्टर है वो तीनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाता है। अब आप याद करोगे तो 3D के अंदर जो एंगल होता है उसके लिए मैंने आपको डायरेक्शन कोसाइन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल दिया था।
वो था कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1. नाउ वी हैव बीन टोल्ड दैट इट मेक्स इक्वल एंगल विथ ऑल द एक्सिस, यानी अल्फा बीटा गामा सेम हो गए, यानी ये बन गया 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया 1/3 विच इम्प्लाइज कॉस अल्फा कितना हो गया, तो जब आप रूट लोगे तो 1/√3 मिलेगा. ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो हम सब करते हैं, जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आता है. तो कॉस अल्फा प्लस 1/√3 भी हो सकता है, कॉस अल्फा माइनस 1/√3 भी हो सकता है. अब हमें पूछा जा रहा है कंपोनेंट्स चाहिए, तो कंपोनेंट्स याद करो क्या होता था, तो ax क्या होता था, तो ax होता था a कॉस अल्फा. ठीक है, तो मैं दोनों ले सकता हूँ +√3 या प्लस माइनस दोनों ले सकता हूँ. तो कॉस अल्फा की वैल्यू है तो प्लस माइनस a/√3 हो जाएगा. ay क्या होता था, तो ay होता था a कॉस बीटा, याद आ रहा है, तो ये भी वही आएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा सब सेम है. तो उसी तरीके से az भी क्या आएगा, a कॉस गामा, वो भी सेम है, यानी प्लस माइनस a/√3, यानी बेसिकली तीनों कंपोनेंट की वैल्यू सेम है और वो है प्लस माइनस a/√3. जो भी आंसर मैच करे, इस केस में आंसर ए मैच करता है, सो द आंसर इज गोइंग टू बी ए. आई होप यू आर क्लियर. अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, तो याद ही रख लो, अगर इक्वल एंगल विथ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस है तो कॉस अल्फा होता है प्लस माइनस 1/√3. आई होप यू आर क्लियर. लेट्स मूव फर्दर. A vector A is given to us as 2i cap plus 4j cap minus 5k cap. Then the direction cosines of the vectors are. I think very simple. I sure you will be able to find out. So you are supposed to find out cos alpha. So cos alpha का एक फॉर्मूला अगर आप याद करो तो वो तो था जो मैंने आपको बताया अभी ax/a. cos बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो cos बीटा का फॉर्मूला होता है ay/a और cos गामा का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है az/a. यानी हमको a के कंपोनेंट्स चाहिए और a का मैग्नीट्यूड चाहिए. देखिए नीचे जो है वो मैग्नीट्यूड है, तो पहले मैं साइड में मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ. आई थिंक क्वेश्चन देख के पता चल रहा है मैग्नीट्यूड √45 होगा, फिर भी एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं. तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, यानी बेसिकली मैग्नीट्यूड आ रहा है √45. बस अब हर एक जगह वैल्यू पुट कर देनी है. तो कॉस अल्फा हो जाएगा ax/a यानी 2/√45, कॉस बीटा हो जाएगा ay/a यानी 4/√45 और कॉस गामा हो जाएगा az/a यानी -5/√45. सो दिस इज गोइंग टू बी द 3 डायरेक्शन कोसाइन. सो यू कैन सी द आंसर A definitely matches. So the answer for this question is obviously going to be A. I hope it is clear. Very simple question. Let's move further. If P vector is equal to Q vector, then which of the following is not correct? Now this is very important. अब आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि आप ग्राफिकल यूज़ करोगे या एनालिटिकल यूज़ करोगे, क्या करोगे. तो ये क्वेश्चन में मैं यूज़ करूँगा ग्राफिकल मेथड. हमें बोला गया है वेक्टर P और वेक्टर Q इक्वल है, तो देखो ये वेक्टर P ले लेते हैं और ये वेक्टर Q ले लेते हैं. ठीक है, दिख रहा है दोनों के दोनों इक्वल वेक्टर्स है क्योंकि उनके मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, डायरेक्शन भी इक्वल है. अब एक एक करके हमको चेक करेंगे और देखेंगे कि कौन सा करेक्ट है. हमें ये बताना नहीं है कौन सा करेक्ट है, हमें बताना है कौन सा नॉट करेक्ट है यानी इनकरेक्ट है. सबसे पहला देखो पी कैप. पी कैप का मतलब होता है पी का यूनिट वेक्टर. तो ये वेक्टर है, इसमें मैग्नीट्यूड 1 का एक वेक्टर मैं निकालूंगा. तो ये मैं निकाल लेता हूँ मैग्नीट्यूड 1 का एक वेक्टर. तो यहाँ पे भी निकाल लेता हूँ 1 का एक वेक्टर, यानी ये हो गया क्यू कैप. ये क्यू कैप हो गया, ये पी कैप हो गया. क्या लगता है पी कैप और क्यू कैप सेम होंगे कि नहीं होंगे? ऑब्वियसली सेम है, क्योंकि जब दोनों वेक्टर सेम है तो उनके यूनिट वेक्टर भी सेम होंगे. सो दिस आंसर इज करेक्ट, राइट. सो आई वांट इनकरेक्ट. लेट अस मूव टू द सेकंड वन. Second one says that magnitude of P is equal to magnitude of Q. Obviously, when two vectors are equal, then their magnitudes are equal. So this point is also correct. Hence, it is not the answer. Next says P into Q cap is equal to Q into P cap. Now see very carefully. This P into Q cap. Now see what it becomes. P into Q cap. ध्यान से देखना. P का magnitude, ये magnitude है, ये direction है. P का मैग्नीट्यूड किसके मैग्नीट्यूड के बराबर है? Q के. तो मैं P की जगह लिख दूंगा Q. Q कैप का मतलब क्या हुआ? Q का डायरेक्शन, यानी ये यूनिट वेक्टर. ये यूनिट वेक्टर और ये यूनिट वेक्टर सेम है, तो Q कैप की जगह मैं P कैप लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ. तो बेसिकली P Q कैप इज इक्वल टू Q P कैप, ये भी करेक्ट है. सो दिस स्टेटमेंट या दिस पॉइंट इज ऑल्सो करेक्ट. सो डेफिनेटली दिस आंसर इज इनकरेक्ट. अब ये भी मैं आपको चेक करा देता हूँ कैसे. पहला है पी कैप प्लस क्यू कैप. पी कैप प्लस क्यू कैप कितना होगा? तो कैसे करेंगे पी कैप प्लस क्यू कैप निकालने के लिए? तो ये रहा P, फिर Q को इसके आगे रखोगे तो ये रहा Q. तो पी कैप
सॉरी p प्लस क्यू वेक्टर कितना बनेगा, तो इतना बड़ा वेक्टर बनेगा, ये बनेगा p प्लस क्यू। स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक ज्वाइन कर देंगे तो ये वेक्टर जो बनेगा, दिस वेक्टर इज नथिंग बट p प्लस क्यू। अब सोचो p कैप प्लस q कैप कितना होगा, तो p कैप ये रहा छोटा वेक्टर, तो ये p कैप प्लस q कैप, ये q कैप, ये वेक्टर ऐड करोगे तो कितना वेक्टर बनेगा, तो ये वेक्टर बनेगा आपका ऐड होके p कैप प्लस q कैप। अब देखो ये वेक्टर और ये वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, तो डायरेक्शन सेम है, लेकिन क्या ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है? ऑफ कोर्स नॉट, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है। Therefore definitely this statement is not true and hence the answer for this question will definitely be D. I hope you are clear. A very good question. Let's move further. What vector must be added to the sum of the two vectors? The two vectors are given to us so that the resultant, see very carefully, it is the resultant. Resultant may be a unit vector along the x-axis. See what is a unit vector along the x-axis? So it is I cap. So basically it is asking us what vector should be added to this vector. Now what is this vector? I will write in short. It is like this: 1 minus 2, 2 plus what is this vector? So this is 2, 1, minus 1, and I am supposed to add a vector. Let us say the vector is x, such that I get a unit vector along x-axis which is I cap, and I cap को ऐसे नोटेशन में कैसे लिखेंगे? 1 0 0. So this is how I am going to get the answer. I think it is very simple. So we'll get x vector is equal to 1 0 0 minus 1 minus 2 minus 2 minus 2 1 minus 1. नॉर्मल एडिशन है, बस एडिशन करने में कार्टेशियन में याद रखना होता है ना, x को x के साथ ऐड कर सकते हो, y को y के साथ, z को z के साथ, तो वही ऐड सब्ट्रैक्ट करना है. तो 1 minus 1 minus 2, तो minus 2, 0 minus minus 2 यानी प्लस 2, minus 1 यानी 1, और लास्ट होगा 0 minus minus 2 यानी 2 minus minus 1 यानी 3. So answer is going to be minus 2, 1, 3, right? So I think, have I made a mistake somewhere? No, I don't think so. I made a mistake. Yes, I have made a mistake. यहाँ पे minus 2 नहीं है, plus 2 है, तो ये मेरा minus 2 गलती से आ गया, यहाँ सिर्फ plus 2 है, तो ये जाएगा minus 2 plus 1 यानी minus 1, तो ये हो जाएगा minus 1. So the answer is minus 2 I cap plus j cap minus k cap. So the answer is B. Right, so you can check, the answer is going to be B. So very simple, just you are supposed to, you could have also written it as I cap minus 2j cap minus 2k cap, फिर I cap वालों को एक साथ ऐड करो, j cap वालों को, k cap वालों को. लिखने में थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसलिए जनरली हम ये ब्रैकेट वाला फॉर्म यूज कर लेते हैं. सो इट इज सिंपल टू राइट. लेट्स मूव फर्दर. The unit vector parallel to the resultant of the vectors A and vector B. Now wonderful question. क्या बोल रहा है? Find a unit vector which is parallel to the resultant. अब देखो पहले वो क्या बोल रहा है, A और B का resultant निकालो, फिर उसके पैरेलल कोई एक वेक्टर होगा, उसका यूनिट वेक्टर निकालो. अब देखो ये वर्ड ने क्या कर दिया पता है आपको, थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया है, लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल है. पहले हम क्या करेंगे, A और B का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं. तो रिजल्टेंट वेक्टर R क्या होगा? So resultant vector R is going to be, I'll add the two vectors. So 4i cap minus I cap, 3i cap, 3j cap plus 3j cap यानी 6j cap plus 6 minus 8 यानी minus 2 cap. So let us say this is a resultant vector. Resultant vector ऐसा कुछ बना होगा suppose. अब हमको क्या बोलता है, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बोल रहा कि रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर निकालो. रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए बोलता तो मैं ऐसे कर देता. क्या बोलता है, एक वेक्टर है जो रिजल्टेंट के पैरेलल है, उसका यूनिट वेक्टर निकालो. अब सपोज करो इसके पैरेलल कोई एक वेक्टर ऐसा कुछ होगा, ठीक है. अब आप एक चीज समझने की ट्राई करो, दोनों वेक्टर पैरेलल है तो दोनों के यूनिट वेक्टर जो होंगे ना, जैसे देखो इसका यूनिट वेक्टर ऐसा होगा, इसका यूनिट वेक्टर ऐसा होगा, तो दोनों के यूनिट वेक्टर तो सेम होंगे ना. क्यों? क्योंकि पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन सेम है, और डायरेक्शन अगर सेम है तो यूनिट वेक्टर भी सेम होंगे. तो ये जो वर्ड दिया हुआ है ना पैरेलल, सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है. अगर वो आपको बोल रहा है कि रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर निकालो, वही बात है ना. बोलता है एक वेक्टर है जो रिजल्टेंट के पैरेलल है, उसका यूनिट वेक्टर निकालो. आप बोलोगे यार यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन देता है, रिजल्टेंट के पैरेलल वाला वेक्टर का डायरेक्शन और रिजल्टेंट का डायरेक्शन तो सेम ही होगा, तो हम सीधा क्या करेंगे, रिजल्टेंट का ही यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे. तो यूनिट वेक्टर का हमारा आंसर होगा 3 6 minus 2 अपॉन रूट के अंदर 3 का स्क्वायर 9, 36 और 4, this is 7. So the unit vector is 1 upon 7, 3, 6, minus 2.
सो द आंसर इज गोइंग टू बी ए। 3,6,-2 और 1/7 अपॉन में 7 आएगा। दिस इज अ यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो मैग्नीट्यूड 1 आएगा। अगर वो हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछता फाइंड अ यूनिट वेक्टर एंटी पैरेलल टू द रिजल्टेंट, तो हम फाइनल आंसर में माइनस कर देते, क्योंकि अगर रिजल्टेंट के एंटी पैरेलल है तो दोनों के यूनिट वेक्टर उल्टे होंगे। तो रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर ये आया तो एंटी पैरेलल का इसका माइनस आंसर होता, तो मैं सबकी साइन चेंज कर देता। लेकिन पैरेलल लिखने का तो सिर्फ सिग्निफिकेंस एक ही है, आपको कंफ्यूज करना, ताकि आप सोचो अरे यार एक वेक्टर पैरेलल है, उसका डायरेक्शन कैसे निकलेगा। तो जो कॉमन सेंस लगाएगा वो समझ जाएगा कि दोनों का डायरेक्शन सेम ही होगा, सीधा रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकाल लेंगे। आई होप यू आर क्लियर। लेट्स मूव फर्दर। आंसर इज ए। Magnitude of displacement vector with endpoints this and this must be. Now see, a displacement vector, I hope you remember I had told you displacement vector is nothing but the final position minus the initial position. तो पहले हमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना पड़ेगा। फाइनल इसको ले लेते, इनिशियल इसको ले लेते, क्योंकि ये पहले लिखा है। तो फाइनल यानी ये माइनस इनिशियल यानी ये कितना बन रहा है देखो, तो -2 -4 -6 -2 -4 2,0। ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का वेक्टर नहीं पूछा है, मैग्नीट्यूड पूछा है। तो आप तो जानते हैं मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है वेक्टर का, रूट के अंदर स्क्वायर कर दो, तो -6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, यानी आंसर है √40। ऑप्शन में देखेंगे तो √40 कहीं नहीं दिख रहा, क्योंकि सिंप्लीफाइड है। √40 को फर्दर सॉल्व करेंगे, ये होगा 10 × 4, 4 का रूट होता है 2, बाहर आ जाएगा, यानी आंसर है हमारा 2√10 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a equal to b equal to and c equal to 3 vectors are given to us and they form a right angle triangle, then out of the following which one is satisfied। अब हमको इसमें से बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रू है। तो बहुत सिंपल है, देखो पहले के जो ऑप्शन है ना, इसमें बता रहा है ये सम, ये वेक्टर सम है देखो, और ये मैग्नीट्यूड का सम है। तो ऑब्वियसली राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो मैग्नीट्यूड तो आएगा। लेकिन अभी के लिए हम पहले ये देख लेते हैं कि ये 4 में से कौन सा करेक्ट है। आप देखो b और c को ऐड करने पे क्या मिल रहा है, तो अगर मैं b वेक्टर को c वेक्टर के साथ ऐड कर देता हूं तो मुझे मिलता है i कैप प्लस 2j कैप यानी 3i कैप प्लस -3 प्लस j यानी -2k कैप 2j कैप सॉरी, और प्लस 5k -4k यानी प्लस k कैप। यू कैन सी आई एम गोइंग टू गेट वेक्टर which is nothing but vector A. So I am sure that b plus c is definitely going to be equal to A. b plus c का सम A है, यानी डेफिनेटली ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, बच गए ये 2 ऑप्शन। तो आप तीनों का मैग्नीट्यूड निकाल दो। तो देखो A निकाल लो पहले, तो A होगा रूट के अंदर 3 का स्क्वायर 9 -2 का स्क्वायर 4 प्लस k का स्क्वायर यानी 1, दिस इज इक्वल टू √14। तो a स्क्वायर कितना आ गया हमारा, तो a स्क्वायर आ गया 14, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद b का मैग्नीट्यूड कितना है, तो b का मैग्नीट्यूड है √1 + 9 + 25। तो ध्यान से देखो, तो b का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, तो b का मैग्नीट्यूड आ रहा है 25 + 10 यानी √35, और c का मैग्नीट्यूड यानी b स्क्वायर कितना हो गया, तो b स्क्वायर हो गया 35। ठीक है। c का मैग्नीट्यूड कितना है, तो c का मैग्नीट्यूड है रूट के अंदर 4 + 1 -4 का स्क्वायर यानी 16, यानी ये हो गया √21, यानी c स्क्वायर हो गया 21। तो ध्यान से देखो क्या हो रहा है, कौन से स्क्वायर का सम बन रहा है, तो आप देखो a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी b स्क्वायर, यानी डेफिनेटली द आंसर इज गोइंग टू बी b। बहुत बार हमको ऐसा लगता है कि सर a इक्वल टू b प्लस c है तो a स्क्वायर होता होगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, बट आप ऐसे डायरेक्टली आंसर मत देना। ऐसी चीज़ में गलती करोगे तो पूरा करेक्ट जाता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। तीनों के अलग अलग मैग्नीट्यूड निकाल लो और चेक कर लो क्या होगा। तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि ये वेक्टर कैसे दिखता होगा। देखो आपको समझ में आ गया, b वेक्टर हाइपोटेन्यूस है और b वेक्टर रिजल्टेंट है। इसका मतलब a वेक्टर कुछ ऐसा होगा, c वेक्टर कुछ ऐसा होगा। अच्छा, a इज़ द रिजल्टेंट ऑफ b एंड c, तो b वेक्टर ऐसा होगा, और सॉरी ये होगा अपना c वेक्टर और ये होगा अपना b वेक्टर। आप देखो तो c प्लस b, और a वेक्टर ऐसा नहीं होगा, a वेक्टर ऐसा होगा लाइक दिस। सो c वेक्टर प्लस b वेक्टर इज नथिंग बट a वेक्टर।
तो ए वेक्टर जो है वो बेस की तरह है, सी वेक्टर परपेंडिकुलर है और बी वेक्टर हाइपोटेन्यूस है। ये डायग्राम हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है समझना कि सॉल्व करने के लिए इस चीज़ को देख के ये मत टिक कर देना, ये गलती मत करना। मैग्नीट्यूड निकालने आता है, आराम से मैग्नीट्यूड निकाल के वेरीफाई करना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो द आंसर इन दिस केस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी ऑप्शन बी, बिकॉज बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आई होप यू आर क्लियर। लेट्स मूव फर्दर। A particle is simultaneously acted by two forces equal to 4 Newton and 3 Newton. The net force on the particle is. Now this is a very good question. Let us say this is the particle and we have been told that इस पे दो forces लग रही है, एक 3 Newton की force, एक 4 Newton की force. अब देखो अगर सेम डायरेक्शन में लगती है तो मुझे पता है आंसर 7 होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है तो मुझे पता है आंसर 1 होगा, पर राइट एंगल पे लगती है ना 3 न्यूटन और 4 न्यूटन, तो रिजल्टेंट मुझे पता है कितना होगा 5 न्यूटन, बट हमें कुछ नहीं गिवन है। तो यहाँ पे आप प्रॉपर्टी लगाओगे, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। आई होप यू नो दिस प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो दिस इज मिनिमम, दिस इज मैक्सिमम। तो मिनिमम कितना होगा 4 माइनस 3 यानी 1, और मैक्सिमम कितना होगा 4 प्लस 3 यानी 7। यानी आपका जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 और 7 के बीच में ही होगा। हेंस द आंसर इज गोइंग टू बी डी, बिकॉज यू आर नॉट गिवन एट व्हाट एंगल आर द टू फोर्सेज एक्टिंग। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Two forces 3 Newton and 2 Newton are at an angle theta such that the resultant is R. The first force is now increased to 6 Newton and the resultant becomes 2R. The value of theta is. Now we have been told that एक 3 Newton की फोर्स है, एक 2 Newton की फोर्स है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। अब यहाँ पे पता चल जाता है, एनालिटिकल मेथड लगेगा, तो R का फॉर्मूला बनेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 12 cos theta. So this is the first equation that I can write. Now what does he say? The first force is now increased to 6 Newton, यानी ये 3 न्यूटन का डबल हो गया अभी फोर्स 6 न्यूटन, तो रिजल्टेंट बन जाता है 2R। तो नाउ 2R इज इक्वल टू रूट ऑफ एक फोर्स 6 हो गई तो 36 प्लस 4 प्लस 6 इंटू 2 यानी 24 cos थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करूं, तो दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं, या आपको ये आर पता है, ये आर को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो भी काम हो जाएगा। मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, तो जैसे ही दोनों को डिवाइड करूँगा LHS बनेगा हाफ, RHS बनेगा रूट ऑफ 9 प्लस 4 कितना होता है 13 प्लस 12 cos थीटा, और डिनोमिनेटर में बनेगा रूट ऑफ 36 प्लस 4 यानी 40 प्लस 24 cos थीटा। दोनों तरफ स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये स्क्वायर होके यहाँ जाएगा तो बनेगा 40 प्लस 24 cos थीटा इज इक्वल टू 2 वहाँ जाके स्क्वायर होगा तो 4, इसका स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा 13 प्लस 12 cos थीटा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर मिल जाएगा 40 प्लस 24 cos थीटा इज इक्वल टू 52 प्लस 48 cos थीटा। तो 48 की तरफ इसको ले जाते हैं, इसको इस तरफ ले आते हैं, तो 40 माइनस 52 होता है माइनस 12, ये वहाँ जाएगा तो बनेगा 24 cos थीटा। इधर से हमको cos थीटा मिलेगा माइनस हाफ। आई होप ऑल ऑफ यू आर अवेयर दैट द एंगल एट विच cos is negative cannot be in the first quadrant, because in first quadrant cos is always positive and minus half is definitely equal to 120 degree. So theta in this question is going to be D, that is 120 degree. Hope you are clear. Let's move to the next question. Two forces F1 and F2 are acting on a body. One force is double that of the other force and the resultant is equal to the greater force, right? So the angle between the two forces is. So what I will do is I will take F1 as F and F2 as 2F. ठीक है, तो हो गया। अब क्या बोलता है कि रिजल्टेंट जो है ना वो ग्रेटर फोर्स के बराबर है, तो ग्रेटर फोर्स तो 2F है, तो 2F इज इक्वल टू रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस 2F का स्क्वायर यानी 4F स्क्वायर प्लस 2AB, तो 2AB 4F स्क्वायर cos theta. So again in this question also we are supposed to find out theta. So very simple, just square on both the sides. So on squaring the left hand side you get 4F square
On squaring the right hand side, root goes off, so you get 5f square plus f square cos theta, 4f square cos theta. Now f square can get common and get cancelled out, so we'll get 4 equal to 5 plus 4 cos theta. So 4 cos theta becomes minus 1, so cos theta becomes minus 1 by 4. See, these questions are very important. Answer will be C. ऐसे एनालिटिकल क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे, इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है. यू कैन चेक, द आंसर इज सी. लेट्स मूव फर्दर. द रिजल्टेंट ऑफ P and Q is perpendicular to P. What is the angle between P and Q? Very simple question and a very easy question. Resultant of P and Q is perpendicular to P. Now try to recall what angle is given to us. Many of us take theta equal to 90 because उनको ये word perpendicular दिख जाता है. बट थीटा क्या होता है? थीटा होता है एंगल बिटवीन P एंड Q. वो तो निकालने के लिए बोला है. ये क्या बोल रहा है? रिजल्टेंट ऑफ P एंड Q इज परपेंडिकुलर टू P. यानी ये बोल रहा है एंगल ऑफ रिजल्टेंट. किसका एंगल दिया हुआ है हमको? एंगल ऑफ रिजल्टेंट विथ P दिया हुआ है. यानी उस एंगल को हम अल्फा लेते हैं. यानी बेसिकली हमको अल्फा कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री. अल्फा इज गिवन टू अस एज 90 डिग्री. अल्फा इज द एंगल विथ P. ट्राई टू रिकॉल द फॉर्मूला tan अल्फा. tan अल्फा कैसे लिखोगे? तो ऊपर आएगा Q पहले, क्योंकि एंगल किसके साथ है? P के साथ. तो न्यूमरेटर में दूसरा वेक्टर आता है, यानी Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा. ये फॉर्मूला होता है. अल्फा को 90 डाल देते हैं. tan अल्फा होता है tan 90, यानी tan 90 होता है इन्फिनिटी. tan 90 होता है इन्फिनिटी. तो इन्फिनिटी से तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा. तो मैं आपको सिखाता हूँ किस तरीके से करेंगे. तो इन्फिनिटी को इन्फिनिटी ना लिख के आप लिख दोगे 1/0. समझ में आया? अल्फा 90 डालोगे इन्फिनिटी बनेगा. इन्फिनिटी को मैंने लिख दिया 1/0. इक्वल टू मैं एज इट इज रहने देता हूँ, यानी Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा. आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा P प्लस Q कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज ऑलवेज 0. सो Q कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस P. So cos theta comes out to be minus P by Q. So the answer is definitely going to be B. I hope you are clear. Very good question. Especially keep in mind what does the angle of resultant with P mean, right? It means alpha. अगर बोलता resultant with Q तो वो tan बीटा हो जाता. tan बीटा का फॉर्मूला बनता P sin theta upon Q plus P cos theta. I hope you are clear. Let's move further. Two forces are such that the sum of their magnitudes is 18 Newton and their resultant is perpendicular to the smaller force and magnitude of the resultant is 12 Newton. See, so much data is given to us. सबसे पहले दो फोर्सेस दी हुई है, तो हम दो फोर्सेस को A और B ले लेते हैं. तो एक फोर्स A है, एक फोर्स B है. ठीक है. हमें बोला गया है टू फोर्सेस का सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स. इसका मतलब वेक्टर A प्लस वेक्टर B नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B हमको कितना दिया हुआ है? 18. सो दिस इज द फर्स्ट डेटा दैट आई एम गिवन. फिर बोलता है देयर रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स. मान लेते हैं B स्मॉलर है. ठीक है. तो इट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स. रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स. यानी देखो रिजल्टेंट का एंगल B के साथ, यानी बीटा हमको गिवन है 90 डिग्री. और क्या गिवन है? द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज 12 न्यूटन. यानी या तो आप इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात होती है. ये तीनों का हमको वैल्यू गिवन है 12 न्यूटन. अब हमें निकालना है कि दो फोर्सेस कौन सी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू यूज दिस डेटा. बीटा 90 डिग्री गिवन है, तो tan बीटा का फॉर्मूला याद करेंगे. अभी बात की थी. तो tan बीटा यानी B के साथ एंगल निकाल रहे हैं, तो ऊपर A आएगा, यानी A साइन थीटा अपॉन B प्लस A कॉस थीटा. tan बीटा tan 90 इन्फिनिटी यानी 1/0 इक्वल टू A साइन थीटा अपॉन B प्लस A कॉस थीटा. मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो B प्लस A कॉस थीटा आ जाएगा 0. यहाँ से मुझे कॉस थीटा मिलेगा माइनस B बाई A. एकदम सिमिलर जो चीज़ है वो हम लोगों ने सॉल्व की हुई है प्रीवियस क्वेश्चन में. अब एक तो हमने निकाल ली वैल्यू, दूसरी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड गिवन है. तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? रिकॉल करो. तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो रिजल्टेंट कितना गिवन है 12, तो स्क्वायर कर देते दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 144 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ध्यान से देखो कितना गिवन है हमको, माइनस बी बाई ए, तो ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए कटेगा ए से, ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, ये कितना आ गया 144, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 144। ध्यान से देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो गया 144। हमारे पास a प्लस बी है, आई होप स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड। यहाँ पे आइडेंटिटी लगा देते हैं, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 144। a प्लस बी कितना है, a प्लस बी है 18, तो यहाँ 18 पुट करूँगा, उस 18 को नीचे ले जाऊँगा, तो 144 18 इंटू कितना होता है आप सोच के देखो। तो जैसे ही आप उसको सॉल्व करोगे तो 18 8 ज़ा 144 होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, a माइनस बी की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, इधर 18 नीचे जाएगा, तो a माइनस बी जो है वो आपको मिल जाएगा 144 बाई 18 यानी 8। सो दिस हैपन्स टू बी, सो लाइक दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, सो दिस बिकम्स अवर थर्ड इक्वेशन। सो फाइनली वी आर गेटिंग दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 18। मैं यहाँ लिख देता हूँ a प्लस बी 18 है और a माइनस बी जो है वो 8 है। 10th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हो ना एलिमिनेशन, एलिमिनेशन लगा दो तो ये b और माइनस बी कट जाएगा, 2a मिल जाएगा आपको 26, यानी a मिल जाएगा 13। ठीक है, अगर a 13 मिल गया, 13 को पुट कर दो यहाँ पे, तो 13 प्लस बी इक्वल टू 8, तो b मिल जाएगा आपको 5। तो दो फोर्सेस है 13 न्यूटन एंड 5 न्यूटन। सो द आंसर यू कैन चेक इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल क्वेश्चन। और देखो कितनी सारी चीज़ें लगाने के बाद आंसर आया, इट इज़ अ प्रीवियस ईयर JEE question also. So very good question. Solve this question very nicely because this is the biggest question of all the questions that we have done till now. I hope you are clear. बहुत स्टूडेंट ये भी कर देते हैं, a प्लस बी 18 आ गया, a माइनस बी 8 आ गया, ऑप्शन से देख लेते हैं किन का सम 18 है, सबका सम 18 दिख रहा है, डिफरेंस मिल गया, डिफरेंस 8 है, तो किसका डिफरेंस 8 है, तो इसका 6 है, इसका 2 है, इसका 14 है, इसका डिफरेंस 8 है, तो डेफिनेटली आंसर बी होगा। सो एलिमिनेशन ना करके भी हम डायरेक्ट बी को आंसर दे सकते हैं। लेट्स मूव फर्दर। Sum of the magnitude of two forces is 25 Newton. The resultant of these forces is normal to the smaller force and has a magnitude of 10 Newton. Then the two forces are. I think it is an absolutely similar question. I'll just write the data for you. From there you can solve absolutely similar to the last question that we did. So it becomes a plus b is equal to 25. So this is the first equation that we are given. Then we are given the resultant of these forces is normal to the smaller force. सो बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो ये वर्ड नॉर्मल जो है ना, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर होता है फिजिक्स में, ठीक है, तो नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर होता है, तो बीटा 90 डिग्री गिवन है एंड एज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 10 न्यूटन। सो आर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 10 न्यूटन। सो दिस इज नंबर 3, दिस इज नंबर 2। इन तीनों को सॉल्व करके आप अपना आंसर निकाल लोगे, तो जैसे किया a माइनस बी मिल जाएगा, एलिमिनेशन से निकाल लो या चेक कर लेना। सॉल्विंग दिस यू शुड गेट द आंसर as a you can check it once you solve this question just like we did in the last one. Let's move further. Three vectors p, q and r are such that magnitude of p is equal to magnitude of q and magnitude of r is equal to root 2 p. p plus q plus r is equal to 0 and the angle between p and q, q and r and p will be respectively. So this is what we have been asked. We have been told that p plus q plus r equal to 0. So you can say जब भी आपको ये दिखता है तो आप एक चीज़ के बारे में श्योर हो जाते हो कि इट इज़ गोइंग टू बी अ क्लोज्ड ट्राइंगल, यानी एक वेक्टर आएगा, फिर दूसरा वेक्टर आएगा, फिर तीसरा वेक्टर वापस वहीं आएगा जहाँ से पहला वेक्टर स्टार्ट हुआ था, तो ये चीज़ वो डिनोट करती है। अब आप ध्यान से देखो, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम है और रिजल्टेंट का वेक्टर रूट 2 है। जैसे ही आप ये चीज़ देखते हो, आपको एक चीज़ दिमाग में आ जानी चाहिए कि ये तब हो सकता है जब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल के जो साइड्स होते हैं वो ये 1 है, अगर ये 1 है यानी दोनों इक्वल है, तो ये हो जाता है रूट 2, ठीक है, यानी डेफिनेटली ये तीनों वेक्टर्स है ना ऐसे होंगे। देखो ये एक, अगर आप ऐसे बनाते हो 1 2 और 3, ठीक है, तो अगर ये वेक्टर p है, ये वेक्टर q है, तो ये वेक्टर r होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको दिख रहा है ना कि p और q का मैग्नीट्यूड सेम है, ये दोनों साइड सेम है, और r जो है वो दोनों के रूट 2 टाइम्स है। सो दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी द डायग्राम। सो नाउ वी वेरी सिंपल, फ्रॉम हेयर वी कुड अंडरस्टैंड
So you just need to find out the angle. Now question is not that easy because many of us make a mistake. What is the mistake, right? See very carefully. What is the angle between Q and R? So many people think, okay, when these two sides are equal, the opposite angles are also equal. So this is 45, this is 45. So many people take this answer. Okay, so 90, 45, 45. This is absolutely wrong. Because remember the trick to find out the angle between two vectors. Angle between two vectors are always found out between their tails. दोनों के tail मिलनी चाहिए. अब यहाँ पे ध्यान से देखो क्या हो रहा है. यहाँ पे R का tail है और Q का head है. ऐसे एंगल नहीं निकलता. यानी क्या करना पड़ेगा, या तो आप इस Q को उठा के आगे रखो, यानी इस Q को उठा के यहाँ रखो. ये रखा Q, ये एंगल बनेगा बिटवीन Q एंड R. समझ में आ रहा है? देखो Q ऐसे जा रहा है, R ऐसे है, यानी ये एंगल बनेगा. सो द एंगल इज गोइंग टू बी 135 डिग्री. व्हाट इज द एंगल बिटवीन R एंड P? अगेन यू कैन नॉट टेक 45 बिकॉज देखो R का हेड है, P का टेल है, तो नहीं चलेगा. तो क्या करना पड़ेगा हमको, R के टेल को P के टेल पे रखना पड़ेगा. इस वेक्टर को उठा के मैं आगे ले जाऊँ, मैंने ऐसे ले जाऊँ आगे, ये ले गया आगे. देखो तो ये एंगल कितना हो गया, तो ये एंगल डेफिनेटली हो गया 135. इधर 90 डिग्री में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. इसको उठा के नीचे ले आओ, तो उठा के लेके आए नीचे, कितना एंगल है, तो ये तो 90 रहेगा. सो द आंसर इज गोइंग टू बी 90 डिग्री. 135, 135, द आंसर इज गोइंग टू बी ए. वेरी इंपॉर्टेंट, यू check the answer is A. Many of you are going to make this mistake of writing it as 45 because you think that angle is nothing but the interior angle of a triangle. ऐसा नहीं होता. या तो वेक्टर के टेल्स के साथ दोनों को एक साथ रख दो, या तो वेक्टर के हेड्स को दोनों के एक साथ रखो. यानी एंगल बिटवीन टू हेड्स ऑफ द वेक्टर इज कॉल्ड द एंगल बिटवीन द वेक्टर. Angle between the two tails of the vector is also called the angle between the vector. But the angle between head of one vector and tail of another vector is never called as the angle between the two vectors. गलती से भी ये गलती मत करना कि आप 45 डिग्री को आंसर लिख दो. इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने डाला है. बहुत कॉमन मिस्टेक है जो हम सब करते हैं वेक्टर्स में. तो बी वेरी केयरफुल while solving such a question. Hope it is clear. Let's move further. Let the angle between two non-zero vectors A and B be 120 degree and its resultant BC. Then the correct statement is. Now when I read this question, I come to know that the magnitude of vectors are not given to me. I am only given the angle between the two vectors A and B. तो इस क्वेश्चन को मैं प्रेफर करूँगा सॉल्विंग यूजिंग द ग्राफिकल मेथड, क्योंकि मुझे कुछ आंसर नहीं निकालना है, मुझे सिर्फ कंपेयर करने के लिए बोला है. सी जो है वो ए और बी का रिजल्टेंट है. अब क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड नहीं बताया गया तो अब हमारे हाथ में है कि हम मैग्नीट्यूड कितना लेते हैं. तो मैं ए वेक्टर को छोटा बना देता हूँ और बी को हम थोड़ा सा ले लेते हैं बड़ा वेक्टर. तो सपोज करो ये दो वेक्टर है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 120 डिग्री है जैसा कि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है. सी जो है वो उसका रिजल्टेंट है. तो रिजल्टेंट में लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से बना लेता हूँ. ठीक है, तो याद है ना कैसे करते हैं, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो. तो ये मैंने पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया और कॉमन डायगोनल यानी ये, दिस इज गोइंग टू बी वेक्टर सी. ठीक है, आप देख रहे हो थोड़ा ए से बड़ा है लेकिन बी से छोटा है, ऐसा दिख रहा है. और हमें ऑप्शन में ना a माइनस बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है. अभी मुझे a माइनस बी बनाना पड़ेगा. तो a माइनस बी के लिए मुझे पहले माइनस बी बनाना पड़ेगा. तो माइनस बी होगा बिल्कुल इसका उल्टा, ऐसा कुछ. जितना ये है उतना ये थोड़ा ज़्यादा बन गया. हाँ, ये बन गया आपका माइनस बी वेक्टर. अब इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है तो अगेन लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से ऐड कर देते हैं. तो ये हो गया और ये हो गया और ये बन गया हमारा अ वेक्टर d विच इज़ नथिंग बट वेक्टर a माइनस बी. तो ये बन गया हमारा a प्लस बी, ये बन गया हमारा a माइनस बी. अब आप देख सकते हो कि a माइनस बी की लेंथ बड़ी है या a प्लस बी की लेंथ बड़ी. देखो ये वाला वेक्टर a प्लस बी है यानी a और b का रिजल्टेंट है. ये वाला वेक्टर a माइनस बी है यानी a और b का सब्ट्रैक्शन है. आप खुद अपना डायग्राम बना के देख लो किसकी लेंथ बड़ी दिख रही है. बहुत ऑब्वियस है कि d की लेंथ बड़ी दिख रही है. सो डेफिनेटली द आंसर विल बी c मस्ट बी लेस देन a माइनस बी. यू कैन चेक द आंसर. The answer is given to as B. B is not correct. The correct answer in this question will definitely be C because C vector का जो length है वो कम है, A minus B vector का जो length है वो ज़्यादा है, and hence the correct answer is going to be C in this case. You can change the answer. Let's move further. I hope it is clear. You can draw it and verify. The best way is to draw and verify. उससे अच्छा कोई method नहीं होता. आप खुद अच्छे से बनाओ और वेरीफाई करो, आपको पता चल जाएगा कि मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा आ रहा है. a प्लस बी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो रहा है, a माइनस बी का आ रहा है. हमारे दिमाग में मिथ होता है कि a प्लस बी बड़ा आना चाहिए, a माइनस बी छोटा आना चाहिए. तो ऐसा नहीं है ना, ये वेक्टर्स का एडिशन है. कभी कभी अगर वेक्टर्स उल्टे हैं, जैसे देखो 90 से बड़े एंगल पे है ना,
तो रिजल्टेंट यानी ए प्लस बी छोटा बनेगा, ए माइनस बी बड़ा बनेगा। और जब अगर 90 से कम एंगल पे होते, जैसे 120 की जगह अगर इंक्लिनेशन 60 डिग्री होता, तो ए प्लस बी बड़ा बनता, ए माइनस बी छोटा बनता, तो तब आंसर होता हमारा बी। बट अभी के लिए जो आंसर करेक्ट है वो करेक्ट आंसर होगा सी। ओके, लेट्स मूव फर्दर। 5 equal forces of 10 Newton are applied at one point and all are lying in one plane. If the angles between them are equal, the resultant force will be. Now this is a 3-star question और इस क्वेश्चन के लिए एक थियरी है, इसको थियरी की तरह ट्रीट करो तो बहुत अच्छा, नहीं तो मैं आपको एक शॉर्टकट दे रहा हूँ, इस शॉर्टकट को याद रख लो, बहुत ज़्यादा काम का शॉर्टकट है। ठीक है, मैं आपको प्रूव भी करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। क्या होता है, जब भी सपोज करो एक बॉडी है, इस बॉडी पे 2 इक्वल फोर्सेस लगा रहा हूँ मैं, एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर। आपको क्या लगता है रिजल्टेंट कितना आएगा इस केस में? ऑब्वियसली 0। तो ये फोर्सेस कितनी ली थी मैंने? 2। एंगल कितना है 2 फोर्स के बीच में? एंगल है 360/2, दैट इज 180 डिग्री। ठीक है, अब 2 को मैं 4 करता हूँ, ध्यान से 4 करता हूँ, 1 2 3 और 4। कितना एंगल है सबके बीच में? आपको दिख रहा है ना, एंगल इज 90 डिग्री। इसका रिजल्टेंट कितना होगा? 0। हर एक के बीच में 2 सब फोर्सेस इक्वल है, एंगल कितना है सबके बीच में? तो 360/4 यानी 90 डिग्री। नाउ दिस थियरी कैन बी टेकन टू एनी n नंबर ऑफ फोर्सेस। अगर प्रॉपर्टी ये बोलती है, आप नोट कर लो, अगर देर आर n फोर्सेस एक्टिंग, सॉरी एक वर्ड ऐड कर दूं, n equal forces acting at an angle of 360/n। सपोज करो आपके पास 3 फोर्सेस है, इक्वल फोर्सेस, तीनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए? 360/3 यानी 120। यानी अगर एक बॉडी है, उस पर एक फोर्स ऐसे लगेगी, एक फोर्स ऐसे लगेगी, एक फोर्स ऐसे लगेगी, सबके बीच में एंगल कितना है? 120 डिग्री। सबके बीच में एंगल कितना है? 120 डिग्री। तो इस केस में रिजल्टेंट कितना होगा? 0। बहुत ऑब्वियस है, देखो बता सकता हूँ, एफ और एफ का जब एंगल 120 डिग्री होता है तो रिजल्टेंट कितना होता है? एफ। रिजल्टेंट कैसे जाएगा एफ का? नीचे। तो ये नीचे इसका रिजल्टेंट, ये एफ ऊपर, नेट फोर्स 0 हो जाएगी। बहुत लोगों को क्या लगता है कि सर 3 फोर्सेस से नेट फोर्स 0 नहीं होती, ऐसा नहीं होता है यार, n फोर्सेस से नेट फोर्स 0 हो सकती है, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगी। अगर सपोज करो 5 फोर्सेस लग रही है और सबके बीच में एंगल कितना होना चाहिए? 360/5 यानी 72 डिग्री। यानी अगर 5 फोर्सेज है, इक्वल फोर्सेज, हर एक के बीच का एंगल 72 डिग्री एक बॉडी पर लग रही है, रिजल्टेंट 0। 6 फोर्सेज है, एफ, इक्वल फोर्सेज at an angle of 60 degree to each other, resultant will be 0. You can check here also, right? 4 forces at an angle of 360/4, 90 degree to each other, resultant is 0. So add n equal forces acting at an angle of 360/n with each other, then are equal to 0. Very 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 important point. इस पॉइंट को तो आप याद ही कर लो कि ये केस होता है, और यही क्वेश्चन वही है। 5 इक्वल फोर्सेज हैं, एट ऑल एंगल्स बिटवीन देम आर इक्वल, और ये भी मैं बता सकता हूँ एंगल कितना होगा? 5 फोर्सेज है तो 360/5 यानी 72 डिग्री। सभी फोर्सेज के बीच में एंगल 72 डिग्री है। कुछ भी फोर्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर इक्वल फोर्सेज है। सो रिजल्टेंट इन दिस केस इज गोइंग टू बी 0. So answer in this case is also going to be 0. A very important point, please note it down very nicely. Let's move further. If the sum of the two unit vector is a unit vector, then the magnitude of the difference is. Now a wonderful question, and a question that you need to understand how you're going to solve, and don't get confused in the data. For example, sum of two unit vector a plus b is not necessarily going to be a unit vector. देखो मैं आपको बताता हूँ, सपोज 2 यूनिट वेक्टर है, एक वेक्टर है 1 मैग्नीट्यूड का, ऑब्वियसली यूनिट वेक्टर ये भी 1 का है, तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा? √2 आएगा ना, कभी भी 1 नहीं आ सकता है। तो स्पेशल केस है कि 1 और 1 वेक्टर को ऐड करके रिजल्टेंट 1 बन गया, तो हमको बोला गया है सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर, तो हमें ये गिवन है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 दैट आई एम गिवन. We have been told to find out the magnitude of the difference. So magnitude of the difference यानी हमें बोला बताओ a कैप माइनस बी कैप का मॉड कितना. अब जब मैंने आपको बोला कि अगर 2 इक्वल वेक्टर्स को आप रिजल्टेंट लेते हो 90 डिग्री पे, अगर दोनों का एंगल है
दोनों एंगल 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट कितना होता है √2। क्या √2 मैग्नीट्यूड होता है यूनिट वेक्टर का? नहीं होता है। अब हमको दो वेक्टर है 1 और 1 के, रिजल्टेंट भी 1 चाहिए। याद करो स्पेशल केस, ये तब पॉसिबल है जब एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स कितना होगा 120 डिग्री। जब भी दो इक्वल वेक्टर्स होते हैं उनके बीच में मैग्नीट्यूड, उनके बीच का एंगल 120 डिग्री होता है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी उन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। ए भी यूनिट वेक्टर है, बी भी यूनिट वेक्टर है, उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी 1 है, यूनिट वेक्टर है। ये तभी पॉसिबल है जब थीटा कितना होगा 120 डिग्री। अब आपको पूछा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी दे दो, तो बहुत सिंपल है, फॉर्मूला लगा देंगे। तो फॉर्मूला होगा √a², क्योंकि यूनिट वेक्टर है 1, b² प्लस 2ab cos थीटा, cos 120, आई होप यू नो, माइनस हाफ। ये गया इसके साथ, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1, ओ सॉरी दिस इज ये यहाँ पे माइनस आएगा, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी निकाल रहे तो a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा होता है, तो ये माइनस मिलके 1 हो जाएगा। सो आई एम गोइंग टू गेट द आंसर एज √3। सो आंसर इन दिस केस is going to be B. So please make a change. The answer is not A. The answer is B. So answer will be B. Very important question, and a question that you need to keep in mind because it is a very commonly asked question in boards as well as in JEE NEET. Let's move further. So with this we come to an end of the practice class based on vectors. You have solved with me many questions based on vectors. After this I am going to attach a sheet in which there are going to be many more questions which are going to be based on vectors. By solving these questions with me, you should be clear about the approach, when to use graphical, when to use analytical, and when to use Cartesian system. Such questions if you get in your sheet, you should be able to solve them very nicely. So try and start solving the questions that I am going to attach after this video. In case if you get any doubts in any of the questions that I solved with you or in the questions which I have attached, you can get back to me and I'll try to help you out. Thank you.